चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है हमें मली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जो मुश्किल सिचुएशंस हैं उनको आसान बनाने के लिए टीचर बच्चों की मदद कैसे करेगा, या उनको कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे ऐसा करेगा। यानी कि बच्चों को कोई हेल्प ही नहीं देगा और बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, या फिर उस पर एक भाषण स्पीच देकर, या फिर जटिल परिस्थिति को एक टीचर बच्चों के लिए संसाधित करेगा। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर या प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो दोस्तों, कोई भी मुश्किल सिचुएशन है उसको आसान करने के लिए उस सिचुएशन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने से वो आसान हो जाती है। तो टीचर को यही मदद करना है बच्चों के लिए कि उस परिस्थिति को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और बच्चों के लिए निर्देश लिख दे। इस तरह से बच्चों की मुश्किल आसान हो जाएगी। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर एक प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो उसको मैं आपको बता दूं, जिस बालक की जो IQ 140 से ज़्यादा होती है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पे बल देना? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक टीचर के रूप में आके किताबों से आंसर लिखवा रहे हैं तो आप तो अच्छे टीचर हैं ही नहीं, प्रतिभाशाली को छोड़िए। दूसरा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर जोर देना, यानी कि ग्रुप स्टडी के बजाय पर्सनल स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना, या विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। यानी कि बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। या फिर एक प्रतिभाशाली टीचर होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक प्रतिभाशाली टीचर हैं तो आप सभी बच्चों के संपर्क में रहें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक टीचर है, वो चाहता है कि बच्चों का नॉलेज बढ़े, तो वो इन चारों में क्या करेगा। क्या यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते रहें? तो दोस्तों, बाल विकास में या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में रटने पे, याद करने पे कभी बल नहीं दिया जाता है। जहाँ कहीं पे भी आपको ऑप्शन में याद करने की बात आए तो आप उसको गलत करिएगा। दूसरा है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर। तो अंक और ग्रेड देने पे, बच्चों को जज करने पे भी मनोविज्ञान बल नहीं देता है। दूसरा है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का ज्ञान अर्जन में सहायता करें तो आपको चाहिए कि बच्चों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करें, खुद से उनको करके सीखने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से बच्चों के ज्ञान में अर्जन होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण हैं। गलतियां को भी इम्पोर्टेंट मान रहा है NCF। किस कारण से मान रहा है? क्या यह इसलिए मान रहा है कि विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं
कहा जा रहा है कि यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। तो एनसीए बच्चों को डांटने के लिए कहती ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। जी हाँ दोस्तों, जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे गलतियां करते हैं तो ये तो स्वाभाविक है। इससे बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि का पता चलता है और इससे हम उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं। इस तरह से ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं तो ये जो ऑप्शन है वो थॉर्नडाइक के SR थ्योरी यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक का है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसी सिद्धांत का निष्कर्ष है ये सी वाला ऑप्शन। थॉर्नडाइक अपना प्रयोग बिल्ली पे करते हुए क्या कह रहे हैं कि जब अधिगम हम बच्चों को कराते हैं तो अधिगम के दौरान बच्चों का गलतियां करना स्वाभाविक है और वो गलतियों से सीखते हैं और अंत में गलतियां करना छोड़ देते हैं। यही एनसीएफ भी कह रहा है कि बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां उनकी विचार की अंतर्दृष्टि होती हैं। इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है और उस दिक्कत को हम दूर कर सकते हैं एज ए टीचर। अगला सवाल कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो अपसारी चिंतन होता है उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाना, यही अपसारी चिंतन होता है। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विभिन्न मेथड्स यूज़ करता है। तो ये अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों जो अभिसारी चिंतन होता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए जो सबसे उत्तम यानी कि जो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, जिस तरीके से हम करेंगे और उस तरीके को सोचना, वही क्या है, अभिसारी चिंतन है। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका सोचना अभिसारी चिंतन है। तो अपसारी और अभिसारी चिंतन आपने समझ लिया। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जब आता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभिसारी और अपसारी से, तो हम गलती इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है। तो मैंने कोशिश किया कि अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होता है आपको बता दूं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। अब देखिए, अधिगम को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे 4 विधियाँ दी हैं। इनमें से किससे अधिगम सुगम नहीं होता है। तो पहला है विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। अब देखिए पहले ही ऑप्शन में याद करना आ गया, और याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब जहाँ कहीं पे भी आए और केवल भी आए तो आपको फौरन उसको निगेटिव समझना है और हमें क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है। इसलिए जो हमारा जवाब होगा वो यही होगा कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। बाकी आप समझें, विषय वस्तु का प्रश्न बनाना, प्रकरण पर वाद विवाद यानी डिस्कशन करना, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण करना, ये तीनों जो हैं वो अधिगम को सुगम बनाते हैं। लेकिन याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना ये नहीं बनाता है अधिगम को सुगम। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है। सभी बच्चा, हम सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी
रंग, बुद्धि, प्रेरणा और रुचि के आधार पर अलग होते हैं। तो ये सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से रिलेटेड है। अगला सवाल जो ये है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो प्रचलित जानकारी है उसमें नई जानकारी को जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आत्मसात्करण। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। MM अली को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें।